नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। बहुत जल्द रेलवे एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ लेवल का एग्जाम शुरू हो जाएगा मेरे दोस्त। और जो बच्चे मस्त हैं वो पूरी तरीके से उसमें पस्त हो जाएंगे, और जो साइलेंटली मेहनत कर रहे हैं वो निकल जाएंगे मेरे भाई। अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ, वो पेपर बहुत आसान तो नहीं आया था मेरे भाई। बच्चों ने खूब हवा हवाई बातें करी एग्जाम सेंटर के बाहर, मेरे इतने ठीक मेरे इतने ठीक, और आंसर की ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। एवरेज जो स्कोर आया है ना शिफ्ट का, वो 40 और 50 नंबर के बीच में है। आप ये देख लो, ये बच्चों की हालत है। एवरेज स्कोर यानी कि गधा घोड़ा, जिसने कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, बस रेलवे की भर्ती निकली फॉर्म भर दिया, पढ़ा कुछ है नहीं, पेपर देने चला गया। ऐसे बच्चों का एक ही मकसद है, रेलवे को 500 रुपए की फीस देना। ठीक है, लेकिन उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी है जो वाकई में जॉब लेना चाहते हैं, सीरियसली मेहनत कर रहे हैं। उन बच्चे के साथ गलत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। और उसके लिए मैं अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए एग्जाम पेपर बेहतरीन बेहतरीन मॉक टेस्ट करा रहा हूं। आपको पता है, मैं कहता ही हूं कि, और सारे स्टूडेंट्स को भी पता है कि हमारे एग्जाम पेपर, हमारे मॉक टेस्ट दी बेस्ट है पूरे यूट्यूब पे। आप ऐसे सवालों का कलेक्शन, इससे बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन ढूंढ के निकाल नहीं सकते मेरे भाई। इससे पहले मैं 2 एग्जाम पेपर करा चुका हूं, आज मैं तीसरा एग्जाम पेपर कराऊंगा। इससे बढ़िया दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल पे जाएंगे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर प्यारे बच्चे, तो यहां पर ये एग्जाम पेपर 1 और 2 में करा चुका हूं। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ था, उसके टॉप 100 जो टफेस्ट सवाल थे, पूरी 47 शिफ्ट का निचोड़, वो भी मैंने यहां पे कराया है। ऑलरेडी 5 लाख से ज्यादा बच्चे वीडियो देख चुके हैं, तो आप भी जाके देख लीजिएगा, ये जरूर देख के जाना है आपको पेपर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे भाई। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ एक एक सवाल को सॉल्व करो भाई। ठीक है, आ जाते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल सिंपल इंटरेस्ट का, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 साल में 3 गुना हो जाएगी। देखिए, कोई धनराशि 3 गुना होगी। 3 गुना होने का मतलब 1 रुपए 3 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला, 2 गुना। 2 गुना ब्याज मिला, यानी कि 200%। 200% ब्याज कितने साल में, 8 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, डिवाइड कर देंगे। 200/8 25%, तो ब्याज की दर आ गई जी 25% पर एनम। इतना आसान सा सवाल था, बताओ। अगला सवाल देखिए, यदि माता की वर्तमान एज का 3 गुना उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज के 5 गुने से 36 साल अधिक है। अच्छा, तो ये भैया इक्वेशन सॉल्व करने वाले सवाल है। ऐसे तो माता की, जैसे मैंने मदर की एज m मान ली भाई, और डॉटर की एज को यहां पे d मान लेते हैं। तो बोला है मदर की एज का 3 गुना डॉटर की एज के 5 गुने से 36 साल अधिक है, यानी कि इनका अंतर 36 साल है। ये पहली क्वेश्चन है। दूसरी देखो, पुत्री की एज का 3 गुना माता की एज से 4 साल कम है। डॉटर की एज का 3 गुना मदर की एज से 4 साल कम है। मदर की एज है m, डॉटर की एज का 3 गुना, डॉटर की एज का 3 गुना मदर की एज से 4 साल कम है। ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। जो बोला है ना, वही लिखना है। डॉटर की एज का 3 गुना मदर से 4 साल कम है, तो मदर -3 आइस ऑफ डॉटर 4 है। तो आपसे पूछा मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का डिफरेंस, ये आपसे डिफरेंस पूछा है, बता दीजिए मेरे भाई। बताओ, आपसे डिफरेंस पूछा है, बताओ मदर और डॉटर की एज का डिफरेंस। मेरे हिसाब से 3 और 1 का डिफरेंस 2, और ये भी 2। तो यहां तो कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। इन दोनों इक्वेशन को घटा दो, सॉल्व भी नहीं करना मेरे हिसाब से, तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। अगर मैं घटा दूंगा तो 3m में से m घटाऊंगा 2m, और -5d में से घटा देंगे, -5d में से -3d घटा देंगे, तो आ जाएगा -2d, और 36 में से 4 गया 32, यानी कि ये 2 मदर माइनस डॉटर 2 उधर चला जाएगा, 32/2 16। ये सीधा डिफरेंस आ गया, मदर डॉटर की प्रेजेंट एज का डिफरेंस। तो जरूर नहीं कि हर बार आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े, मैंने डिफरेंस चेक कर लिया। यहां पे 2m का डिफरेंस है, -5d में से -3d घटाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये भी -2d आएगा, बराबर 32। मदर माइनस डॉटर 16 आ गए, ये पूछा था आंसर। आइए सवाल नंबर 3 लेंगे भाई। 30 स्टूडेंट की एक क्लास ने एक एग्जाम दिया, ठीक है। 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 70 है, बाकी का 64 है। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या दिए भाई। ऐसे सवाल तो आते हैं, और ऐसे सवालों को करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो डेविएशन है। एवरेज स्कोर का मतलब है टोटल
मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 30 बच्चे, इनमें से 12 बच्चों का एवरेज स्कोर तो 70 है, तो बाकी कितने बच्चे 18। 30 में से 12 घटाओ, बाकी 18 बच्चे, इनका एवरेज स्कोर 64 है एवरेज। पूछा पूरी क्लास का एवरेज स्कोर बताओ, पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आपसे पूछा है, यही ना सवाल है। तो आप ना स्टूडेंट की संख्या का रेशियो ले लो, क्योंकि एवरेज ना बच्चों की संख्या को बेस मान के निकाला जाता है। 6 दूनी 12, 6 ती 18, तो ये आ जाएगा भैया 2:3। तो भैया स्टूडेंट की संख्या का रेशियो 2:3 है। यहां पे 12 बच्चों का एवरेज स्कोर 70 है, बाकी का 64 है। तो 70 को आप ऐसे लिख सकते हैं 64 जमा का 6 70, है ना। ये तरीका सीख लो डेविएशन। आप बताओ मेरे भाई, इनका एवरेज स्कोर भी 64 है, इन बच्चों का भी एवरेज स्कोर 64 है, तो पूरी क्लास का 64 तो है ही स्कोर एवरेज। यहां दो बच्चों का 6 एक्स्ट्रा है, दो बच्चों का एवरेज स्कोर 6 एक्स्ट्रा, तो 2 छिक्का 12, केक कटेगा तो सभी बच्चों में बढ़ जाएगा। टोटल बच्चे 2 और 3 5 में डिवाइड कर दो, 5 से 12 2.4 जाएगा मेरे भाई, 24 बटे 10 2.4, 64 में 2.4 यानी कि 66.4। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर आ गया 66.4, पहला ऑप्शन ये आंसर आ गया जी। कितना भी कैलकुलेटिव सवाल क्यों ना हो, ब्रेक करने से आसान हो जाता है। आगे देखेंगे जी सवाल नंबर 4। एक सर्कल की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेद करती हैं, लेंथ दी हुई है, यानी कि सवाल आ गया मेरे भाई सीकेंट थ्योरम का सवाल है, छेदक रेखाओं वाला। सर्कल की जीवा ए बी सी डी पी पर काट रही है बाहर, तो कैसे काटेंगे मेरे भाई, पता है ऐसे, ये मान लो मेरे दोस्तों, ये सर्कल की जीवा हो गई ये ए बी, और ये दूसरी जीवा हो गई मेरे भाई ये सी डी। ये आगे बढ़ाते तो सर्कल को बाह्य रूप से, यानी कि सर्कल के बाहर यहां काट रही है पॉइंट पी पर, ए बी सी डी जीवा। सवाल के अनुसार ए बी की लंबाई 7 है, ठीक है, उसके बाद सी डी की लंबाई 1 है, ठीक है, पीडी की लंबाई 5 है, ये भी ठीक है, और आपसे पूछा है पीबी की लंबाई, पीबी की लंबाई आपसे पूछा है पी से बी तक एक्स मान लिया आपसे पूछा है। कैसे करेंगे, देखो जिन बच्चे को कांसेप्ट फॉर्मूला पता है उनके लिए तो 2 सेकंड का सवाल है, बाकी तो बौखलाते रहेंगे। ये सर्कल के बाहर से छेदक रेखा है 2 पॉइंट पे काटती हुई जा रही है। कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ये वाली छलांग नजदीक की एक्स, और ये पूरा कितना एक्स प्लस 7, एक्स गुणा एक्स प्लस 7 बराबर मेरे प्यारे भाई होना चाहिए इसके, ये छोटी छलांग मेरे दोस्तों 5, और पूरी बड़ी छलांग ये यहां से यहां तक की लेंथ 6, यानी कि 5 गुणा 6 यानी कि 30। एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, पर मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मुझे तो एक्स निकालना है, मैं तो ऑप्शन से करूंगा। बताओ क्या सेट हो रहा है यहां पर, 3 ही सेट हो रहा है, एक्स का मान 3 आ गया, पहला ही ऑप्शन। अगर एक्स की जगह 3 रख देता हूं, 3 गुणा 3 प्लस 7 10, 3 2 3 30, 5 6 30 बराबर हो गया, तो 3 इस सवाल का आंसर आ गया मेरे भाई, आसान था। तो देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीबी गुणा पीए बराबर पीडी गुणा पीसी, और ये सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट हमारी इस किताब के अंदर हैं। समय कम है, अगर कम समय में आपको गणित के सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन करने इकट्ठा एक जगह आपको लिखे हुए मिल जाए आसान भाषा में एग्जांपल के साथ, इस बुक में मिलेंगे। मैथ्स कंसेप्ट किंग ये किताब फ्लिपकार्ट पर मोस्ट पॉपुलर एसएससी रेलवे कैटेगरी में अवेलेबल है, आप मंगा लेना कंसेप्ट सीखने के लिए। बड़ी पतली सी किताब है भाई, और ऐसे कलरफुल इसमें सारे फॉर्मूला वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो आ जाएंगे सवाल नंबर 5। टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है मेरे भाई, आएगा डी ऑप्शन सेक इंटू कॉसेक। फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है, याद करना, टेन थीटा प्लस 1/tan, 1/tan यानी कि कॉट थीटा, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/sin इंटू कॉस। ये फॉर्मूला होता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1/sin इंटू कॉस, या फिर सेक इंटू कॉसेक थीटा। सेक इंटू कॉसेक थीटा मेरे प्यारे दोस्त याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये 10 प्लस कॉट सीधा दिख रहा था, सेक इंटू कॉसेक आंसर आ गया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है 6, बनाइए। 40 kg ऑफ टाइप ए सैंडल पाउडर विच कॉस्ट 614 रुपए पर केजी वॉज मिक्सड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइप बी सैंडल पाउडर विच कॉस्ट 695 रुपए पर केजी। मिक्सचर की कीमत है, मिक्सचर को 767 रुपए पर केजी से बेचा गया, 18% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है बी टाइप के सैंडल पाउडर क्या है मिक्सचर में इनिशियली। क्या आप ये सवाल पढ़ के समझ पा रहे हैं कि
किस तरीके का सवाल है? ये सवाल है एलिगेशन का। भाई हमने दो टाइप के चंदन पाउडर को मिलाया है, ए और बी को, दो टाइप के चंदन पाउडर को मिलाया। टाइप ए का सैंडल मतलब चंदन होता है, टाइप ए का सैंडल पाउडर की 40 किलोग्राम मात्रा को, टाइप ए के सैंडल पाउडर की कीमत क्या है? 614 रुपए पर केजी। हमने मिलाया है बी के साथ, और बी की जो कीमत है वो है 695 रुपए पर केजी। जब हमने टाइप ए टाइप बी को मिलाया तो जो मिक्सचर बना, मिक्सचर को 767 रुपए पर केजी में बेचने से 18% का लाभ होता है। यह मिश्रण का सेलिंग प्राइस है। मिक्सचर को 767 रुपए पर केजी में बेचने से 18% लाभ होता है। 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 18% प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर मिक्सर का सीपी 50 है तो 50 पे 9 का प्रॉफिट है, तो बिका कितने में? 59 में। ये 59 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 59 से भाग दे दो, 50 की वैल्यू आएगी 50 से गुणा कर दो। तो मिक्सर का सीपी निकाला पहले, 59 एकम 59 और 17 ये 13 बार जाएगा, यानी कि 650। तो मिक्सर का सीपी आ गया क्रिय मूल्य 650 रुपए पर केजी। तो हम दो टाइप के पाउडर को मिला रहे हैं, इसकी कीमत 614, इसकी कीमत 695। जो मिक्सर बन रहा है, मिक्सर का दाम है 650 रुपए पर केजी। किस रेशियो में मिला होगा? घटाओ। ये घटाएंगे मेरे भाई 45 आ जाएगा, ये घटाएंगे 650 में से 614, 36 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे भाई 9 से कटेगा, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5:4। यानी कि हमने ए और बी की क्वांटिटी को रुपी पर केजी में एलिगेशन लगाया, 5:4 के रेशियो मिला रहा है। हमने ए का कितना लिया? 40 किलो। तो 5 की वैल्यू 40 किलो है, 8 गुना। तो बी का कितना मिला होगा? 4 की वैल्यू भी 8 गुना, 32 किलो आ जाएगा मेरे भाई। तो हमने बी टाइप का सैंडल पाउडर 32 किलो लिया है। सी आंसर है। यही तो पूछा था सवाल में, ठीक है ना? तो सरल क्वेश्चन है मेरे भाई। बताइए सवाल नंबर 7, एक गोले का सरफेस एरिया क्या है जिसका व्यास 112 है? देखो दोस्त, गोले का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई, पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर। ये गोले के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। पर मैं यहां पे केवल डाटा देख के अपनी अप्रोच समझ गया। डायमीटर यहां पे 112 दिया है गोले का, तो रेडियस क्या आएगी? 112 का आधा 56। आप यहां पर वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। और देखो यूनिट डिजिट से आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो, यह भी आसान तरीका है। और 22 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो मेरे भाई, 11 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर आप रेडियस यहां पे 56 रखेंगे तो आ जाएगा 56 का स्क्वायर, यानी कि 56 गुणा 56, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 7 अट्टे 56 चला जाएगा। मैं देखती समझ गया, 22 में 11 आ रहा, आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, 8 से गुणा हो रही है, 8 का मल्टीपल आएगा। यूनिटी मैच कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 अट्टे 64, 4 4 6 24, 4, यानी कि इकाई का अंक 4 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में, चौथे में। पूरा सवाल बनाने की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्त, ऑप्शन से ही हो जाते हैं आधे से ज्यादा सवाल। आइए 8वां, माना P एक प्राइम नंबर है जो 3 से बड़ा है। पूछा है जब p² + 19 को 12 से डिवाइड किया जाता है तो शेष क्या होगा? प्राइम नंबर या भाज्य संख्या जानते हैं, जो 1 से कटे और खुद से कटे, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 19 या तो 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, प्राइम नंबर है। तो बोला है P कोई भी अभाज्य संख्या है 3 से बड़ा, तो अगर हम p² + 19 को 12 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल आएगा p² + 19 को? अब देखो ऐसे सवालों का क्या लॉजिक होता है, सवाल में ये तो बताया नहीं गया है कि भैया p का मान क्या है। बोला p कोई भी प्राइम नंबर ले लो सड़क से उठा के 3 से बड़ा, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्राइम नंबर मान लो 3 से बड़ा। मैंने मान लिया कि p का मान 5 है। ये हर प्राइम नंबर के लिए सेम ही आंसर आना है। अब 5 मानो, 7 मानो, 11 मानो, सेम ही आएगा। मैंने 5 मान लिया इजीली। तो बताओ p² + 19 क्या आएगा? 5 का स्क्वायर 25 + 19, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा बच्चे बताओ? 25 को अलग अलग डिवाइड करो, 12 से 1 आएगा, 12 कम 12 7 आएगा, जोड़ेंगे तो 1 + 7 8, तो रिमाइंडर 8 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर है, बस, है ना? तो अपनी मर्जी से वैल्यू लेट करके बना दिया करो ऐसे सवाल। आ जाए सवाल नंबर 9, साल 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या 2,07,300 थी, ठीक है। 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई। तो साल 1976 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी?
बच्चों को ना ऐसे सवाल भी बड़े मुश्किल लगते हैं, और ये मैं कहूं कि सबसे आसान सवाल होते हैं पेपर के। दूसरा डर ये है कि इनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती होगी, बिल्कुल भी नहीं। साल 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या आपको दी है, और साल 1976 में पूछी, यानी कि 20 साल बाद, 20 साल बाद जनसंख्या पूछी है। 1956 से 1976, 20 साल बाद आएगा। जबकि इस कस्बे की जो जनसंख्या है वो मेरे भाई अगले 2 सक्सेसिव डिकेड्स में 20% बढ़ती है। दशक का मतलब समझते, 10 साल, यानी कि कस्बे की जनसंख्या हर 10 साल में 20% प्रति दशक की दर से बढ़ रही है। हर 10 साल में कस्बे की जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, यह बोला गया। अब बताओ, अगर सन 1956 में कस्बे की जनसंख्या 2,07,300 थी, अगले 10 साल में 20% बढ़ेगी। देखो, किसी भी संख्या को 20% बढ़ाओगे, 100% को 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाता है। 120% का मतलब 1.2 से गुणा, 120% की वैल्यू 120/100, 1.2 से गुणा। फिर अगले साल, अगले 10 साल में और 20% बढ़ जाएगी, 1.2 से गुणा। तो ये जनसंख्या हो जाएगी मेरे भाई, गुणा करते जाना होता है। डेसिमल से 2 डेसिमल से 2 जीरो कट गया, खत्म। अब देखो ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है, केवल यूनिट डिजिट मैच करूंगा मैं, सॉल्व तो करूंगा नहीं। 3 दूनी 6, दूनी 12, यानी कि आंसर आएगा एंड में 2, ये वाला करेक्ट है। एक्चुअल रेलवे एनटीपीसी के पेपर का सवाल है, ग्रेजुएट लेवल का, और एक्चुअल ऑप्शन है, और ऐसे ही हो जाता है एग्जाम में। पूरी गुणा करने का टाइम किसके पास रखा है भाई? सवाल नंबर 10। स्थिर जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल को एक्स कहते हैं भाई, और धारा की चाल को हम लोग वाई कहते हैं। एक्स और वाई का मान दिया है। एक आदमी 75.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो, एक बात सुनना, अगर कोई आदमी मान लीजिए नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो अगर वो धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम जाएगा तो लौटते समय उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। लौटते समय धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम आएगा, है ना? तो आना जाना डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई, यानी कि 9 + 5 14 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड एक्स माइनस वाई, 9 - 5 4 किलोमीटर पर आवर। आने जाने में उसके द्वारा लिया गया कुल समय, समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। अगर आदमी 75.6 किलोमीटर जाता है मेरे प्यारे भाई डाउनस्ट्रीम 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो इतना समय लगेगा। फिर वापस आता है 75.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से, आने में इतना टाइम लगेगा। टोटल टाइम कितना जोड़ दीजिए मेरे, ऐसे ही करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल समय पूछा है। तो ये देखिए 14 पंजे 70 और ये 14 चौका 56, 5.4 आ गया। 4 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 18 चौक 72, और ये आपका फिर 3.6 बचेगा, 18.9 आ गया। तो 18 5 23 और 1.3 यानी कि 24.3 आ गया। ये 24.3 घंटे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है ना भाई? तो देखो, सवाल मुश्किल नहीं है अगर आपको सही तरीके पता है। आगे चलें, ये वाला सवाल देखिए। 15 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 291 है। अगर एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपए बढ़ जाती है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 75 रुपए हो जाती है। 12 पेन और 3 पेंसिल की कीमत ज्ञात कीजिए। 12 पेन और 3 पेंसिल की। देखो, पहली बात तो सवाल में मेरा एक सवाल पढ़ते पढ़ते दिमाग चलना चाहिए। 12 पेन और 3 पेंसिल की कीमत पूछी है, तो 12 में भी 3 आ रहा है, 3 पेंसिल में भी 3 आ रहा है, तो जो भी आंसर आएगा 12 पेन और 3 पेंसिल 3 का मल्टीपल आएगा। 3 से क्या ये नंबर कट रहा है? अंकों का योग 8 1 9 नहीं, ये 3 से नहीं कट रहा। 5 1 6 7 13 नहीं, 6 7 8 नहीं, 5 1 6 9 15। यस, ये 3 से कट रहा है, ये आंसर होना चाहिए। तो भैया मैं बिना सॉल्व किए भी सवाल कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। लेकिन हर सवाल की ना एक कमजोरी होती है बेटा, नंबर्स में कमजोरी होती है, वो ढूंढा करो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। मैं हर सवाल सॉल्व करके भी दिखा रहा हूं। माना जैसे एक पेन X रुपए का है और एक पेंसिल की कीमत Y रुपए की है, तो यहां सवाल में बोला है कि 15 पेन यानी कि 15X और 6 पेंसिल 291 की है, तो 15X + 6Y = 291।
ये बन गया इक्वेशन 1। आगे बोला है अगर एक पेन की कीमत 9 रुपए कम हो जाती है, यानी कि एक पेन x से हो गया x माइनस 9 का, ठीक है, और पेंसिल कीमत 2 रुपए बढ़ जाते, पेंसिल कीमत पहले y थी, बढ़ के y प्लस 2 हो गई, तो अब 9 पेन और 3 पेंसिल की कीमत, 9 पेन की कीमत क्या होगी 9 से गुणा, और 3 पेंसिल की कीमत क्या होगी 3 से गुणा, कितना 75 रुपए हो जाते, तो 9 पेन और 3 पेंसिल की मतलब 75 रुपीज है। आप बोलोगे यस सर, तो यहां से बताओ मेरे भाई, तो 9 की x में गुणा 9x, 3 की y में गुणा मेरे भाई 3y, यहां क्या आएगा 9 नाम 81, ये 9 की माइनस 9 में भी तो गुणा होगी, माइनस का 81 प्लस 6, तो ये आएगा माइनस का 75, माइनस 75 चला जाएगा राइट साइड में, तो 75 75 150 हो गया। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर। 12 पेन और 3 पेंसिल कीमत पूछिए, तो एक इक्वेशन ये है और दूसरी है 9x प्लस 3y बराबर 150। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे यस सर। एक्चुअली जैसे मुझे यहां पर 12 पेन और 3 पेंसिल कीमत पूछी है, मुझे एक्स और वाई दोनों का मान निकालने की जरूरत नहीं है कि 3 पेंसिल की तो कीमत है, ये चाहिए 12 पेन, तो अगर मैं इसमें 3 पेन और जोड़ दूं तो देखो 9 और 3 12 पेन हो जाएंगे, 3 पेंसिल कीमत आ जाएगी, तो मुझे केवल एक्स का मान निकालना पड़ेगा। यहां से केवल x निकालना है, यानी कि y गायब करो। अगर मुझे x सॉल्व करना है तो y गायब करो, या y में 6 से गुणा है या y में 3 से गुणा है, तो 6 और 3 को सेम कर लो मेरे भाई, यहां 2 से गुणा, यहां 2 से गुणा कर लीजिए, आप ले लो इनका डिफरेंस, डिफरेंस लेंगे तो देखो 6y कट जाएगा, दो नाम 18, 18x और 15x का डिफरेंस 3x, 3x बराबर क्या आएगा मेरे भाई 2 गुणा 150, 300 हो गया, 300 और 291 का डिफरेंस 9, तो x का मान 3 आ गया भाई, सब कुछ 3 में ही आ रहा है यार, 150 291 का डिफरेंस 300 और 291 का 9 आ जाएगा, x का मान 3 आ गया। अगर x का मान 3 है तो 3x कितना आएगा 9, तो यार 9 और ऐड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी 159 रुपए, ये 159 आंसर ऐसे हो गया भैया। y नहीं निकालना पड़ा कि 9x प्लस 3x 12x, यानी कि 12 पेंसिल 12 पेन प्लस 3 पेंसिल आ गया सीधा, ठीक है। तो सॉल्व तो करना सीख लिया भाई हमने, लेकिन हमें ऑप्शन अप्रोच भी आना चाहिए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 12। सवाल है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बताइए बच्चों, ये सवाल अलजेब्रा का लेटेस्ट रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में आया है, हमें करके दिखा दो आप लोग, जल्दी जल्दी दिखाओ। देखो इस सवाल में ये एक ही इक्वेशन दी है, लेकिन एक ही इक्वेशन से दो दो वेरिएबल सॉल्व करके निकालने एक्स और वाई, कैसे निकलते हैं यहां एक स्पेशल केस लगता है, स्क्वायर के सम का डिफरेंस 0 होगा। वैसे भी यहां ऐसा सवाल है, इसकी डायरेक्ट भी ट्रिक है, पर कितना आप ट्रिक याद करोगे। जैसे हमें तो गणित ही पढ़ना है तो हमें पता रहता है, बच्चे के लिए आसान नहीं है भाई। 194 आंसर आएगा इस टाइप के सवालों में, 194 ही, लेकिन आपको मेथड भी आना चाहिए। एक्चुअली ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x एक तरफ ले लेते हैं, और y वाली चीज एक तरफ, वाई स्क्वायर प्लस 26y, वाई स्क्वायर प्लस 26y, ठीक है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 2 पंजे 10 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25। यहां मेरे दोस्तों क्या चाहिए, 2 गुणा 13 26 होता है, तो 13 का स्क्वायर 169 आया ना, और 25 और 169 क्या है 194, 169 में 25 जोड़ेंगे 194 आता है, यानी कि मैंने स्प्लिट कर लिया भैया, मैंने यहां पे 194 को ब्रेक कर लिया, ये 25 में और 169 में। ऐसा क्यों किया मेरे भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस 5 का स्क्वायर। बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x का मतलब 2 गुणा 5 गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 10 को मैंने देख लिया 2 गुणा 5 गुणा एक्स, ये 2ab है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए था, बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने 25 जोड़ा। यहां देखिए वाई स्क्वायर प्लस 26y प्लस 169 है, यहां प्लस से हर जगह, तो y प्लस 13 का स्क्वायर हो गया, y प्लस 13 का स्क्वायर बराबर 0 हो गया ना। आप बोलोगे हाँ सर, भाई दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के 0 नहीं आ सकता, किसी भी संख्या का चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, पॉजिटिव ही आएगा। 0 तब आएगा जब इसका मान भी 0 हो और ये भी 0 हो मेरे भाई, यानी कि x माइनस 5 0 होगा तो x का मान 5 आएगा, y प्लस 13 भी 0 होगा तो y का मान माइनस 13 आएगा।
तो एक्स और वाई की वैल्यू पता लग गई, वो वैल्यू यहां रख दो। तो ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 13, 13 का स्क्वायर 169 और 25 प्लस 169 यानी कि 194। और एक्चुअली ये वही दे रखा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 5 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग ही होगा, और यही आंसर तो आया है, 5 का वर्ग प्लस 13 का वर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। आसान सवाल था, सवाल नंबर 13। एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड बताओ। देखो भैया, समबाहुभुज के अंतः कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर 140 है। एक बात बताएं, किसी भी समबाहुभुज का जो हर एक इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर एंगल होता है, उनका योग 180 डिग्री होता है फिक्स। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का सम 180 डिग्री होता है, डिफरेंस आपको दे 140 डिग्री। तो क्या मैं यहां से एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकता मेरे भाई? दोनों इक्वेशन को घटा दो, घटा के आधा करेंगे, 180 में से 140 घटाएंगे, 40 का आधा 20 डिग्री, 20 डिग्री आ जाएगा। पहली में से दूसरी इक्वेशन घटाओ, एक्सटीरियर एंगल का दुगुना 40 आएगा, एक्सटीरियर एंगल 20 डिग्री आएगा। मैंने एक्सटीरियर एंगल ही क्यों निकाला? क्योंकि नियम होता है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या होती है 360 डिग्री बाई ई। ई मतलब एक्सटीरियर एंगल, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे यहां पर बहुभुज में भुजाओं की बाह्य कोण मैंने निकाला सॉल्व करके 20 डिग्री, तो 360 बटे 20 कितना आ जाएगा? 18। तो भुजाओं की संख्या 18 आ गई, और ये तीसरा ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं। सवाल नंबर आप मुझे यहां पर 14 करके दिखाएंगे फटाफट। अलजेब्रा का है ये सवाल। तीन संख्याओं एक्स वाई जेड का योगफल 12 है, उनके वर्गों का योगफल 20 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY जेड का मान कितना होगा? देखिए, बिना फॉर्मूले की हेल्प से तो ये सवाल होगा नहीं, और ये अलजेब्रा का मोस्ट फेमस फॉर्मूला है जो अभी रिसेंट एनटीपीसी के पेपर में आया था। जैसे भाई यहां पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया है? 12 दिया है, ठीक है। स्क्वायर का सम 20 दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको मेरे दोस्तों यहां पर 20 दिया हुआ है। वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 20, और पूछा क्या है मेरे भाई? आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3XY जेड आपसे पूछा है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर। तो मेरे भाई इसका फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में याद है मेरे भाई आपको? चार फॉर्मूले होते हैं इन दोनों की टर्म में। फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मेरे भाई। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां केवल आपको वैल्यू रखना है ना? तो वैल्यू रखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको 12 दिया है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको 20 दिया, 20 रख देंगे, 20 दिया 60 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो यहां देखेंगे मेरे भाई, 2 से आपका 12 कट जाएगा 6 बार, 60 में से 144 घटाएंगे तो माइनस का 84, तो कितना आएगा? 480 और 24 माइनस का 504। इस सवाल का आंसर है -504, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना है मेरे भाई, याद कर लो। सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था, यानी कि नेट चेंज बताना है। इसका भी फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 है भाई। सचिन का वेतन पहले 16% घटाया, बाद में 10% बढ़ाया, तो उसका जो फाइनल वेतन है शुरुआती वेतन की तुलना में कितना कम है? -16 और 10 का सक्सेसिव लगाएंगे ना, -16 प्लस 10 -16 गुणा 10 बटे 100। ठीक है जी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे भाई गणित में जो आपको पता होने चाहिए। तो आ जाएगा माइनस का 6, 16 दूसरा 160 बटे 100, यानी कि आ जाएगा आपका 1.6। तो -6 और -1.6 -7.6 आएगा। माइनस साइन का मतलब कम हो गया, तो 7.6%
डिक्रीज हो गया। चौथा ऑप्शन ठीक है एकदम। आ जाइए भैया। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ई पर समकोण पर काटते हैं। ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर बराबर 64 है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस ज्ञात करें। ये सवाल प्रीवियस सर का नहीं है, ये सवाल मैंने डाला है मेरे भाई, फ्रेश नया क्वेश्चन है। ये भी एक फॉर्मूला होता है और सवाल का प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ा गजब का है। मान लीजिए मेरे भाई ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज समझते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष सर्कल की परिधि पे आए। इसके विकर्ण एक दूसरे को ई पर काटते समकोण पर। तो मेरे भाई मान लीजिए, पहले मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि भैया ये इसके डायगोनल हो गए और आप इसको मिला देंगे तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा इस तरीके से। ये आप मेरी बात को समझे। तो भाई ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और इसके दोनों डायगोनल, ये वाला डायगोनल ए सी बी डी यहां काटते हैं 90 डिग्री पर, पॉइंट ई पर। पॉइंट ई पर काटते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है। आपको सवाल में जो इंपॉर्टेंट चीज दी है वो ये है कि ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर 64। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी। बात समझे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल जो है यहां ए सी बी डी पॉइंट ई पर समकोण त्रिभुज पर काटते हैं। देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको ना इसी पे ध्यान देना है। अगर आप केवल इतना देखो तो ये इस सर्कल की दो कॉर्ड हैं, एसी और बीडी सर्कल की दो कॉर्ड, दो जीवाएं जो 90 डिग्री पर काटती हैं। तो कंसेप्ट ध्यान रखिए, अगर किसी सर्कल की दो जीवाएं, दो कॉर्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और आपको चारों लेंथ सेगमेंट पता है, ये ई ए, ये ई बी है, ये ई सी है, ये ई डी है, 4 सेगमेंट हो गए ना, ई से ए तक ई ए, ये ई बी, ये ई सी, ये ई डी, इनकी लंबाई या पता है मेरे भाई। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला है रेडियस बराबर अंडर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर बटे 2। ये आ जाएगा पूरा का बटे में 2। ये रेडियस निकालने का मेरे भाई फॉर्मूला है, ये भी आप याद रख दीजिए। बताओ, जब रेलवे के पेपर में ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम पे क्वेश्चन आ सकता है तो ये तो और अच्छी बात है, इस पे भी सवाल आ सकता है। अच्छी बात है कि सवाल में आपको ने वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर 64। 64 का अंडर रूट आता है 8 और 8 बटे 2 आ जाएगा 4, यानी कि सर्कल की जो रेडियस है प्यारे भाई 4 आ जाएगी। बी ऑप्शन यहां से ठीक है। कर पाओगे सवाल आज के बाद? अगला लेंगे सवाल नंबर 17 नंबर सिस्टम का। ये भी नया सवाल डाला है, तो बहुत क्वालिटी के क्वेश्चन हमने डाले। एक संख्या n जिसे एक भाजक d से विभाजित किया जाता है, शेष 52 आता है। जब 7n को d से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 4 आता है। d के कितने मान पॉसिबल हैं? सवाल समझे भाई। जब किसी संख्या n को d से डिवाइड किया जाता है तो मेरे भाई शेषफल आता है 52। जब किसी नंबर n को डिवाइजर d से भाग करते हैं शेषफल 52 आता है। लेकिन अगर जब 7n को, यानी कि उस संख्या के 7 गुने को सेम नंबर d से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अब आप खुद बताओ। आपने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी संख्या को d से भाग करने पर 52 आ रहा है, अगर आपने संख्या का 7 गुना कर दिया, डिवाइजर आपका सेम है, भाजक सेम है, संख्या 7 गुना कर दी तो रिमाइंडर भी 52 का 7 गुना आना चाहिए। 52 का 7 गुना हो गया मेरे भाई 350 और 14 364। रिमाइंडर आना चाहिए 364, 364 आना चाहिए। लेकिन सवाल कह रहा है कि 7n को d से भाग करने पर रिमाइंडर 4 आता है। रिमाइंडर आना चाहिए 364, पर सवाल तो कह रहा है रिमाइंडर 4 आता है। तो 364 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 360 प्लस 4, यानी कि रिमाइंडर केवल ये 4 आया मेरे भाई, केवल 4 रिमाइंडर आया। यानी कि 360 कहां गया? ये 360 कहां गया? यानी कि ये 360 इस डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया।
एक्चुअली जब आपने संख्या का 7 गुना किया तो रिमाइंडर का भी 7 गुना करना पड़ा, 364 रिमाइंडर आना था, पर 364 डिवीजर से बड़ा नंबर है। आपने 364 को दोबारा डिवीजर से भाग किया होगा, 4 ही शेषफल बचा, 360 डिवाइजर से पूरा पूरा कट गया, यानी कि आपका जो डिवीजर जो भी होगा, भाजक जो भी होगा, ठीक है ना, वो 360 का एक फैक्टर होगा। डिवाइजर जो होगा वो 360 का एक गुणनखंड होगा। आप कहोगे सर 360 के गुणनखंड तो बहुत सारे, लेकिन एक बात यह भी समझो कि किसी भी संख्या को अगर हम डी से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर जो होता है, जो शेषफल होता है, वो हमेशा भाग देने वाली संख्या से, भाजक से छोटा आता है। अगर डी से भाग करने पर शेषफल 52 आ रहा है, शेषफल 4 आ रहा है, तो डिवाइजर का जो मान होगा वो 52 से 52 से बड़ा होगा मेरे भाई। दूसरी शर्त ये, अगर संख्या n को d से भाग करने पर शेषफल 52 आ रहा है, यानी कि भाग देने वाली संख्या 52 से बड़ी होगी, तो डिवाइजर 360 का फैक्टर होगा 52 से बड़ा। तो आप देखो 360 के कौन कौन से गुणनखंड 52 से बड़े हैं। एक तो खुद 360 है, एक हो गया 360 का आधा 180, एक हो गया बटे 3 120, 360 बटे 3 हो गया बटे 4 90, एक हो गया बटे 5 72, एक हो गया 360 बटे 6 60, 360 बटे 7 तो डेसिमल में जाएगा, 360 बटे 8 करेंगे 45, नहीं 45 52 से छोटा हो जाएगा। तो यही आए बेटा 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 वैल्यू पॉसिबल है डिवाइजर की, 6। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। आगे चलेंगे हम, सवाल नंबर है 18। 18वां सवाल, एक आदमी 3.5 घंटे तक 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है और अगले घंटे में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। पूरी जर्नी के दौरान आदमी की एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड का यह सवाल 20 बार एनटीपीसी में लेटेस्ट आया ग्रेजुएट लेवल में। मेरी बात सुनना, बेस्ट तरीका बताऊंगा। वैसे तो औसत चाल का मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, लेकिन एक और आसान तरीका, यहां पे आपको टाइम दिया है ना, एवरेज स्पीड टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। तो आप टाइम पता करो मेरे भाई। आप 3.5 घंटे तक गाड़ी चलाते हो 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 3.5 घंटे तक चलाते हो 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर आप अपनी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हो। आप अपनी स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर से 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हो। आप 3.5 घंटे तक गाड़ी चलाते हो 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से, फिर आप अपनी स्पीड 77 प्लस 9 कर देते हो, 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हो और अगले 1 घंटे में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। यानी कि ये आप 1 घंटे तक 77 प्लस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे तक गाड़ी चलाते हो। ये 3.5 घंटे, 1 घंटे, तो टाइम का रेशियो कितना है? टाइम का रेशियो ले लो, 2 से गुणा कर दो। 3.5 का दुगुना 7, 1 का दुगुना 2, टाइम का रेशियो 7:2 है। आप ना टाइम का रेशियो ले लिया करो कि औसत चाल, अगर टाइम का कोई भी सवाल आए, औसत चाल टाइम को बेस मान के निकाली जाती है। भाई यहां भी 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए, ये भी 77 किलोमीटर पर आवर की चाल से गए, तो एवरेज स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर तो है ही, या 2 घंटे तक 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है, तो ये आपका डेविएशन होगा। केक कटेगा तो समय बटेगा, ये टोटल टाइम में डिवाइड हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है? 7 और 2 9 में डिवाइड कर दीजिए, 9 से 9 कट गया, यानी कि 77 प्लस 2 79 किलोमीटर पर आवर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई। और ये डेविएशन से मैंने पता कर लिया मेरे भाई। ये तो बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान डाटा है। अगर कभी मुश्किल कैलकुलेशन आ जाए तो टाइम का रेशियो लेके डेविएशन लगा दो, फटाक से आंसर आ जाता है मेरे भाई। सवाल नंबर 19 लेना आप। किसी अपार्टमेंट की प्रेजेंट कीमत 1,70,014 रुपए है। 1 साल बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,93,900 रुपए हो गई। अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, और आंसर है नियरेस्ट इंटीजर में, यानी कि कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना, आपको एग्जैक्ट बताना है। अगर आप यहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगे कि भैया पहले कीमत ये थी अब इतनी होगी, बताओ कितनी बढ़ी, फिर डिवाइड करो 100 से गुणा करो, तो आप महामूर्ख हैं। क्योंकि इस सवाल के ऑप्शन देखो, 28 3 14 12, जमीन आसमान का फर्क है, 5% से भी ज्यादा का फर्क है। तो इस सवाल की कैलकुलेशन एग्जैक्ट क्यों करनी, अप्रोक्स आंसर निकालो ना।
भाई 1,70,000 14 रुपए को हटाओ ना, कौन 14 रुपए दे रहा है 1 लाख इतने फ्लैट में? 1,70,000 रुपए का फ्लैट है आपका। भाई एक फ्लैट की कीमत ये रही, अब बढ़कर कीमत हो जाती है 1,93,900 रुपए। अरे 900 रुपए है, राउंड फिगर कर दो ना, 1,94,000, 1,94,000 राउंड फिगर कर दो। आप बोलोगे सर मस्त कर रहे हो आप तो, 1,94,000। अरे 14 रुपया है, काम कर लो, 100 रुपया बढ़ा लो। इतनी जहां लाखों की बात हो रही है वहां 100 रुपया से क्या ही फर्क पड़ता है मेरे भाई। फ्लैट की कीमत पहले ये थी, बढ़ के ये होगी मेरे भाई। बताओ कितनी बड़ी रेशियो ले लो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। फ्लैट की कीमत 170 से 194 हुई है, 24 रुपए बढ़ी है मेरे दोस्तों, 24 रुपए। पहले कितनी थी? 170। ठीक है, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। ये आया मेरे भाई 240/17, 17 कम 17, 70 17 चौका से लगभग 14%। वैसे भी 10% से ज्यादा दिख रहा था। एक ही आंसर है ये रहा, 14 के करीब 14%। ये रहा, खत्म। तो मेहनत करनी पड़ी ना बेटा। एग्जामिनर जो सवाल जिस मनसा से बना के दे रहा है उस मनसा को पहचानो। आपको क्या लगता है कि एग्जामिनर को पता नहीं है कि मैंने ऑप्शन इतने दूर दूर डाले? उसने जानबूझ के डाले हैं कि बच्चा अप्रोक्स कैलकुलेशन करे, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने वाला गधा है भाई। ठीक है, आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 20। पानी के घनाभाकार टंकी की धारिता 70,000 लीटर है। टैंक की लंबाई और गहराई 4 और 10 मीटर है। चौड़ाई बताओ, और आंसर भी मीटर में बताना है। तो भाई लीटर है ये, एक टंकी है, टंकी की कैपेसिटी या धारिता, यानी कि टंकी के अंदर हम 70,000 लीटर पानी भर सकते हैं, तो इसे मीटर में बदलो। 1 मीटर क्यूब में बच्चों 1,000 लीटर होते, या याद रखना 1,000 लीटर। तो जैसे 70,000 लीटर है, उसको मीटर क्यूब में बदलना, तो 1,000 से भाग दे दो। 70,000 को 1,000 से भाग दे दो, 70 मीटर क्यूब। तो टैंक का वॉल्यूम यानी कि टैंक की कैपेसिटी 70 आ गई, 70 मीटर क्यूब। यहां पे भैया लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई आपको निकालने, गहराई 10 मीटर है, तो ये हो गया। क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? टैंक का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो चौड़ाई आएगी 7/4 मीटर। यानी कि मेरे प्यारे भाई 1:3/4, 1.75, 1.75 मीटर ही सवाल का आंसर है। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम ठीक है, आगे आ जाइए। 21वां, दो धनराशि का अनुपात 16:25 है। अगर वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 साल और 5 साल के लिए उधार दिए जाते हैं तो बराबर धनराशि प्राप्त होती है। वार्षिक ब्याज की दर बताइए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, दो धनराशि का अनुपात 16:25 है मेरे प्यारे भाई। अगर वे 7 साल और 5 साल के लिए उधार दिए जाते हैं तो बराबर अमाउंट हो जाता है, बराबर धनराशि प्राप्त होती है। मान लो कि आपने दो लोगों को बुलाया, ओए आज आप उधार दूंगा पैसा। एक को 16 रुपए उधार दिया, एक को 25 रुपए उधार दिया, सेम ब्याज की दर से। तो 7 साल के बाद 16 रुपए, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद मेरे भाई, और 25 रुपए 5 साल के बाद सेम अमाउंट हो जाते हैं, सेम अमाउंट बन जाते हैं मेरे भाई। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी प्रतिवर्ष, आप बताओ। 7 साल और 5 साल में 2 साल का गैप है। 16 रुपए 7 साल बाद, 25 रुपए 5 साल बाद सेम अमाउंट बन जाते। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है, ऐसे समझो, 16 रुपए 2 साल बाद 25 बनेंगे। पहले 16 रुपए 2 साल बाद 25 बनेंगे, और वो 25 5 साल बाद अमाउंट ए बन जाएगा। या कहूं कि 16 रुपए 7 साल बाद ए बन जाएगा। एक ही तो बात है। पहले 16 रुपए 2 साल बाद 25 बनेंगे, फिर ये 25 अगले 5 साल बाद अमाउंट ए बनेंगे। या 16 रुपए 2 और 5 7 साल बाद डायरेक्ट ए बनेंगे। एक ही तो बात है। यानी कि 16 रुपए 2 साल में 25 हो रहे हैं। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया हुआ था, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो अंडर रूट करके। 2 साल में आपका पैसा 16 से 25 हो रहा है, 1 साल में क्या होगा? अंडर रूट ले लो 4 से 5। देखिए 1 साल में 4 रुपए 5 बन जाएंगे, तो ब्याज कितना मिलेगा? 1/4, 1/4 यानी कि 25% आंसर आ गया भाई। आ जाओ। ए की सैलरी बी से 12% ज्यादा है, बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है? दो करेक्टर है भाई यहां पर, सॉरी यहां पर दो करेक्टर है, ए और बी। अच्छी बात है। ए की सैलरी बी से 12% ज्यादा है। 12% की भिन्न में वैल्यू 3/25। ए की सैलरी बी बेस है। ए की सैलरी बी से 12% ज्यादा, यानी कि अगर बी की सैलरी 25 है
तो ए की 3 ज्यादा है, 25 से 3 ज्यादा है 28, तो ये ए और बी की सैलरी का रेशियो आ गया। ए की सैलरी बी से 12% ज्यादा है, बी की 25 है तो ए की 3 ज्यादा 28। अब पूछा है बी की सैलरी ए से कितना कम है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम है, 3 कम हो गए, 3/28 आप बोलोगे। हाँ जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में इंटू 100%, ये आ गया 300/28। 28 दुसान 280, अभी 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, यही आंसर है सेकंड वाला। 28 दुसान 280, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, खत्म। इतना ही टाइम लगना चाहिए। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 और 26 सेंटीमीटर हैं। ओके, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। अगर आपने ऐसा सवाल पहले से किया है तो 10, 26, 24 ट्रिपलेट, 24 का दुगना 48 आंसर आ गया। अगर पहले से किया हुआ है तो बिना चित्र बनाए इतनी देर में आंसर आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि रेलवे में कुछ नया आया, ये एसएससी में भी बहुत पहले से आया हुआ, रेलवे में पहले से आया हुआ है, ये सब प्रीवियस ही रिपीट हुआ है मेरे दोस्त। दो कंसेंट्रिक सर्कल, आप कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं? ऐसे दो सर्कल मेरे भाई जिनका सेंटर एक ही जगह होता है उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इनकी त्रिज्या 10 और 26 है। बोला बड़े वृत्त की वो जीवा बताओ जो छोटे की स्पर्श रेखा, तो ये आ गया, ये है मेरे भाई, ये बड़े सर्कल की जीवा हो गई और ये छोटे की स्पर्श रेखा है। मान लो ये बड़े सर्कल की जीवा है ए बी, जहां छोटे सर्कल की स्पर्श रेखा है सी। आप बोलोगे हाँ सर, यहां पे इन सर्कल की रेडियस 10 और 26 है, तो मेरे भाई छोटे की रेडियस 10 है और बड़े सर्कल की रेडियस 26 है, तो 90 डिग्री का कोण होगा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री कोण होता है भैया। 90 के सामने 26 है तो 10 है, कितना आएगा, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है, 5 का दुगुना 10, 13 का दुगुना 26, तो 12 का दुगुना 24, ये भी 24 आएगा। बिल्कुल सेम टू सेम ये भी 24 आएगा। सी मिड पॉइंट होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है, जैसा उधर है ऐसा इधर बनेगा, तो 24, 24, 48 हो जाएगा, 24 का दुगुना 48। क्लियर भाई? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। 23 सवाल तक हो चुके हैं। अगला सवाल आप आ जाओ, सवाल नंबर 24। यह सवाल रेलवे ग्रुप डी 2022 का है। बनाइए बने मेरे भाई, बनाओ। देखो सबको पता है अगर दो एंगल का सम 90 है यानी कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो साइन ए कॉस बी के बराबर है, टेन ए कॉट बी के बराबर है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर है। तो यहां देखो ये देखो, ये कॉसेक सेक दिख रहा है, एंगल का सम देखो 47, 43, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया, एंगल का सम 90 है। अगर एंगल का सम 90 है तो सेक के बराबर कॉसेक भी, ये प्लस है माइनस में कट जाएगा। यहां भी एंगल का सम 90 है यार, थीटा माइनस थीटा कट गया, 61, 29, 90, टेन ए बराबर कॉट भी प्लस माइनस में कट जाएगा। ऐसी यार ये भी कट जाएगा मेरे भाई साइन कॉस, तो क्या बचा, सब कट के 0 आ गया हाथ में। डी ऑप्शन आंसर है दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25, बनाओ। एक बैंक 7.4% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, जबकि ब्याज हाफ ईयरली बेसिस से कैलकुलेट किया जाता है। एक कस्टमर 8,022 रुपए डिपॉजिट करता है 1 जनवरी को और 1 जुलाई को ईच, ठीक है। एक साल के एंड में जो अमाउंट वो गेन करेगा बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के रूप में जो एक साल में उसे राशि मिलेगी वो कितनी होगी, और आंसर डेसिमल में बताना है भाई साहब, और आंसर लगभग में है और आंसर बहुत नजदीक है। देखो 1 रुपए का फर्क है, एक का भी है भाई, और यहां देखो यहां भी 1 रुपए का ही लगभग फर्क है। तो यार ये तो बहुत नजदीक आंसर है, 1-1 रुपया कीमती हो रहा है यहां पर, है करनी पड़ेगी मेहनत। देखो दोस्त ये सवाल बड़ा खतरनाक है, ये एनटीपीसी में तो कम आया पर मैंने कराया था, ये आरपीएफ एसआई के पेपर में बहुत आया था, सब मैंने करा रखा है मेरे भाई। आप हमारे चैनल पे जाओगे मैथ्स कॉन्सेप्ट की, सवाल की नस नस के बारे में पता, कौन आ रहा, कितनी बार आ रहा, किसकी कितनी औकात, कौन कितना उछलेगा। रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखो। एनटीपीसी का पेपर तो अब 10 दिन पहले हुआ, 6 महीने पहले 2 सवाल करा रखे वीडियो में मैंने। आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर बेस्ट 60 अर्थमेटिक क्वेश्चन। अरे कौन सा ऐसा एग्जाम है रेलवे जिसके आपको बेस्ट सवाल छांट के ना कराए हो? कौन 1000 सवाल सॉल्व करेगा? रेलवे एनटीपीसी के 1400 सवाल हैं, जो भी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ है। मैं तो ये तक कह रहा हूं कि खुद अंडर ग्रेजुएट का पेपर है ना जिन बच्चों का,
वो भी इन 1400 सवाल को नहीं लगाएंगे, औरों की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन मैं उसमें से जो छांट के 100 सवाल कराया हूं, ये तो आप कम से कम कर सकते हो ना। ये तो कर सकते हो, ये तो करना पड़ेगा, वरना तो आप बेकार हो बेटा, फॉर्म भर रहे हो, रेलवे को अमीर कर रहे हो, और कोई मकसद नहीं है तुम्हारा। ठीक है। और हम सैटरडे संडे को अपने जो है वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराते हैं। लाइव टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है टेस्ट यहां पर मिल जाएगा। एनटीपीसी का लगाना जरूर, एसएससी का भी करवाते हैं। बताओ, सोचो कैसे करोगे आप एक सवाल को। देखो, साल के एंड में टाइम है 1 साल, 1 साल का समय है। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि ये रहा 1 जनवरी, ठीक है जी, और ये रहा 1 जुलाई, ये रहा मेरे भाई 1 जुलाई। अब ध्यान से सुनना, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अगर ब्याज की दर 7.4% पर एनम, 1 साल में 7.4% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 3.7%। 1 जून से 1 जुलाई तक 3.6 महीने होता है ना, 1 जुलाई से लेके आखिरी दिन तक, दिसंबर के आखिरी दिन तक 3.7%। 6 महीने में 7.4 का आधा, 1 साल में 7.4%, तो 6 महीने में 3.7%। आपने क्या किया? बैंक में खाता खुलाया, 1 जनवरी को पहुंच गए 8,022 रुपए लेके, कि भैया 1 जनवरी को आपने बैंक में 8,022 रुपए जमा कर दिए। ब्याज जो है मेरे दोस्तों क्या हो रहा है? सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, 6-6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। तो आपने 1 जनवरी को जो पैसा जमा किया है, उस पे जो ब्याज मिलेगा वो 3.7 और 3.7 का सक्सेसिव मिलेगा। 3.7 और 3.7 का सक्सेसिव कैसे आएगा? फॉर्मूले से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जबकि यहां पे 3.7 है, तो 3.7 प्लस 3.7 यानी कि 3.7 का दुगुना हो जाएगा, प्लस 3.7 गुणा 3.7 बटे 100, ये आ जाएगा मेरे भाई। ये ब्याज आपको मिलेगा इतने परसेंट। आप ना पहले ये निकालो कि आपको नेट ब्याज कितने परसेंट मिलेगा। तो 3.7 का सक्सेसिव 6-6 महीने में 2 बार हो जाएगा, 3.7 का। फिर आप 6 महीने बाद 1 जुलाई को फिर से 8,022 रुपए लेके पहुंच गए, और आपने 1 जुलाई को और 8,022 रुपए जमा कर दिए। तो इस 8,022 रुपए पर जो आपने 1 जुलाई को जमा किया है, इस पे तो केवल इस 6 महीने का ब्याज मिलेगा 3.7%। इस पे तो केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा 3.7%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आपको कुल ब्याज कितना मिला ये बताओ ना। 37 का दुगुना, 37 का 1 गुना, यानी कि 37 तिया 111, 11.1% आ गया। ये भाई जोड़ना ही तो है, केवल ये जोड़ना ही तो है। 37 का दुगुना प्लस 37 है, 37 का 3 गुना 111 होता है 11.1, और 37 का 37 गुणा 37 का स्क्वायर क्या होता है? 1369 बटे 100 करूंगा तो यह आ जाएगा 0.1369, है ना, 0.1369%। पूरा डिटेल में लिख के बता दिया मैंने। तो ये आएगा भैया यहां पे 11 और ये 1 और 1 2, 11.2369 यानी कि 11.24% मान लो, लगभग 11.24% आपको ब्याज मिल जाएगा। 11.2369 को लगभग 11.24% मान लीजिए, इतना ब्याज आपको लगभग मिल जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? इससे कम ही मिलेगा, 11.24% से कम ही मिलेगा, क्योंकि ये 11.2369% है। अब इतना कौन निकालेगा एग्जैक्ट? 11.24% निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हिसाब किताब रहा, इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। कितने का? 8,022 का। 8,022 का 11.24% आपको निकालना है। अब देखो, मैं तो ब्रेक करके निकालता हूं। पहले 8,000 पहले 8,000 का 11%, 880 प्लस, फिर 22 रुपए का 11%, तो 22 की 11 में गुणा आएगा 121 का दुगुना 242, 242 बटे 100 2.42, 2.42। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, प्लस फिर 8,022 का 0.24%, तो मैंने 11 निकाला, अभी 0.24% निकालना है। 8,022 का 0.24% आपको निकालना है। ठीक है भाई, देखो 8,000 मान लो ना, इसको क्या फर्क पड़ता, हम तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं। परसेंटेज से 2 जीरो, 24 अट्ठे 192, यानी कि 19.2 के करीब, लगभग 19 रुपए के करीब आएगा लगभग। तो आएगा मेरे दोस्तों ये 19 और 2 21, 19 प्लस 2 21, 880 में 21 जोड़ेंगे 901.42 रुपए आया। बस ये है, 901.42 के करीब आएगा।
और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, सेकंड वाला ऑप्शन है भाई, ये रहा। 8,022 का 24.24% निकालना था, 8,000 रुपए मान लिया, 8,000 रुपए मान लिया। गजब का सवाल है मेरे भाई, तो ऐसे ब्रेक कर करके आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। पहले 8,000 का 11%, 880, फिर 22 का 11%, 2.42, फिर 8,000 रुपए का 0.24% और सबको जोड़ डाला। अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर आपके सामने 26। बिंदु 2,1 और -3, -4 एक पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टेक्स समांतर चतुर्भुज के। अच्छा, अगर अन्य दो शीर्ष इस रेखा x + 9y + c = 0 पर है तो c का मान क्या होगा? सवाल समझ पा रहे हो आप भाई साहब? देखो पैरेललोग्राम में ना मैं डायगोनल का कंसेप्ट लगाता हूं हमेशा, तरीके और भी है पर यही ज्यादा पसंद है। जैसे मान लीजिए कि समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसके अपोजिट वर्टेक्स 2,1 और -3, -4 है। मान लीजिए पॉइंट 2,1 है और ये है -3, -4, ए और सी अपोजिट वर्टेक्स है। बोला है अन्य दो वर्टेक्स इस लाइन पर है, बाकी जो दो वर्टेक्स है यानी कि बी और डी, बाकी जो दो वर्टेक्स है बी और डी वो इस लाइन x + 9y + c = 0 पर है। बाकी दो वर्टेक्स यानी कि बी और डी से जाने वाली जो लाइन है ये बी और डी से, वो ये है x + 9y + c = c का मान पूछा है। देखो अगर मुझे इस लाइन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। आप बताओ मेरे भाई, अगर आप इस पैरेललोग्राम के डायगोनल खींचेंगे तो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल यहां काटते हैं मेरे दोस्तों, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट ओ जो होगा, पॉइंट ओ, ये डायगोनल एसी का मध्य बिंदु होगा, डायगोनल एसी का। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? जोड़ के आधा कर दो। जैसे 2 है, ये -3 है, 2 और -3, -1 का आधा, -1/2। वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये 1 है, ये -4 है, 1 और -4 -3/2, ये आ जाएगा -3/2, यानी कि पॉइंट ओ के निर्देशांक होंगे। ये जो पॉइंट ओ है ये डायगोनल बीडी पर भी होगा। सवाल बोला है कि पैरेललोग्राम की समांतर चतुर्भुज के बाकी जो दो शीर्षें इस लाइन पर है, यानी कि बी और डी इस लाइन पर है, तो ये जो लाइन है ये -1/2 -3/2 से गुजरेगी। अगर ये लाइन इस पॉइंट से गुजरेगी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए, रख दो, एक्स की जगह रख दो आप। ये जो लाइन है -1/2 -3/2 से गुजरेगी, रख दो, एक्स की जगह -1/2, वाई की जगह -3/2, यानी कि 3 27, माइनस का 27/2 प्लस सी = 0, तो -28/2 -14 प्लस सी = 0, सी का मान 14 आ गया, और यही है बेटा सी 14, सी ऑप्शन क्या आंसर। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 27। 120 स्टूडेंट की सांख्यिकी विषय में मार्क्स नहीं, 120 नहीं, 12 स्टूडेंट है भाई, 12 स्टूडेंट के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है, जहां एक्स और वाई लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स है, न्यूनतम और उच्चतम अंक है। यदि अंकों की रेंज और एवरेज परास और औसत 70 64 है तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। भाई साहब बढ़िया सवाल, अभी लेटेस्ट आया, बताइए कैसे करिएगा। 12 स्टूडेंट है, उसमें हर एक बच्चे के क्या दिए मेरे प्यारे भाई? मार्क्स दिए हुए हैं। एक्स जो है वो लोएस्ट मार्क्स है, सबसे कम, और जो है वाई हाईएस्ट मार्क्स है। अब इसका रेंज दिया हुआ है, हिंदी में कहते हैं परास। परास का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स का डिफरेंस। अब यहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो वाई है, उच्चतम अंक, और मिनिमम अंक एक्स है, तो यानी कि इनडायरेक्टली आपको वाई - एक्स, रेंज आपको दी है 70, रेंज 70 दी है। अब यहां पे एवरेज 64 दिया है, एवरेज। अगर एवरेज दिया है तो आप यहां से x + y निकाल सकते हो या y + x निकाल सकते हो अगर एवरेज दिया है। एक बात ध्यान सुनिएगा, मैं निकालूंगा एवरेज यहां पे डेविएशन से, मैं ऐसा नहीं कि सबको जोड़ के बारे से भाग करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सोचो मेरे प्यारे भाई, आप खुद सोचो कि अगर यहां पे एवरेज 64 है, अगर यहां पे सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 64 हैं, तो हाईएस्ट भी 64 होना चाहिए, लोएस्ट भी 64 होना चाहिए, और 64 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। 64 से कंपेयर करो,
64 से 28 कितना कम है? 36 कम है। 64 से मेरे दोस्तों 35 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? 29 कम है। 64 से 56 कितना कम है? 8 कम है। 64 से 78 कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। 64 से 63 1 कम है। 64 से 65 1 ज्यादा है। 64 से 81 17 ज्यादा है। 64 से 79 मेरे प्यारे भाई कितना? 15 ज्यादा है। 64 से 83 मेरे प्यारे भाई 19 ज्यादा है। 64 से 80 16 ज्यादा है। अब यहां पे डेविएशन देखो मेरे भाई, डेविएशन देखिए कि अगर आप एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं तो नेट डेविएशन 0 बनेगा मेरे दोस्तों। -1 +1 ये कटी जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद माइनस, अच्छा जैसे यहां पे हो रहा है -36 और ये -37, वो -29 और -8 -37 हो रहा है, ये ना। और यहां पे 37 हो रहा है कि किसी से नहीं, 19 और 16 35 हो रहा है। एक काम करते हैं ना, जैसे -36 और ये 32 कितना आ गया मेरे प्यारे? -4 आ गया। ये -37 और 19 और 16 35, -37 और ये +35, ये -2 आ गया, ठीक है। और ये रहा 14, तो यानी कि आ गया 14 -8 14 और ये -6 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि 8। तो डेविएशन आपका 8 आ रहा है। तो एवरेज से कंपेयर करने पर डेविएशन -8 आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -8 करना पड़ेगा। वाई और एक्स के मार्क्स 8 करने पड़ेंगे। जब भी हम डेविएशन से कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये +8 हो रहा है तो बैलेंस करने के लिए -8 करना पड़ेगा। तो वाई प्लस एक्स आएगा मेरे भाई 128 -8 120, ये होगा। अच्छा यहां हम ऑप्शन में भी तो देख सकते थे कि वाई और एक्स का डिफरेंस 70 होगा। ये भी 70, ये भी 70 है, सारे ऑप्शन में ही 70 है बेटा। ऑप्शन से नहीं होता ये सवाल, करना पड़ता। ठीक है, कर लिया हमने, यानी कि डिफरेंस 70 होगा, जोड़ के 120 आना चाहिए। यहां जोड़ के 120 नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां जोड़ के 120 आ रहा है, ये आंसर है। 95 और 25 जोड़ के 120 आएगा, डिफरेंस 70 है। थर्ड ऑप्शन आंसर है। बेहतरीन लेवल का सवाल मेरे भाई, तो ऐसे आप कर पाएंगे जल्दी से। 28वां, दो संख्याएं ए और बी का रेशियो 5:3 है, तो आपसे 3a-2 भी रेशियो 6+2 भी पूछा है। दो संख्याएं ए बी का रेशियो दिया है, रेशियो देके आपसे रेशियो पूछा है, किस बात की चिंता आपको? पावर सेम है, डिग्री सेम है। ए की जगह 5, बी की जगह 3 रख दो, तो 15, और बी की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6 रेशियो। ए की जगह 5 यानी कि 6 पंजे 30, और बी की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6, तो 15 - 6 9, रेशियो 30 6 36, 9 रेशियो 36 आएगा, 9 चौक 36, 1 रेशियो 4, आंसर 1 4 आ गया भाई। बोलो हाँ। अगला सवाल लेते हैं मेरे दोस्त। सवाल नंबर है आपके सामने 29, रेलवे ग्रुप डी 2022 का। अभी तक मुझे लग रहा है कि ये सबसे अच्छे सवाल मैंने इस वाले मॉक टेस्ट में डाले हैं, तीनों में, है ना। आप बताना कमेंट करके कि आपको कैसे लगे भाई आज के सवाल। अब तो खत्म ही होने वाला है। बोला यदि x² -1 इसका एक गुणनखंड है, तो x की घातों के गुणांकों के बीच कौन सा संबंध संभव है? रेलवे ग्रुप डी में वैसे वही सवाल छांट के लाया हूं जो सबसे मलाईदार था, सबसे मजेदार था भाई। बोला है अगर x² -1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x की जो घातों के गुणांक यानी कि a b c d e इनमें रिलेशन बताना है भाई। अगर x² -1 इसका एक फैक्टर है, तो x² -1 को 0 के बराबर पुट करो तो x की वैल्यू 1 आएगी और -1 आएगी, यानी कि x बराबर 1 और -1 रखने पर, अगर x² -1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x² -1 को 0 रखो, x बराबर 2 वैल्यू आ जाएंगे, x² बराबर 1, तो अंडर रूट लेंगे +1 और -1, यानी कि x की जगह 1 रखने पर और -1 रखने पर इस बहुपद की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो ये आ जाएगा a + b + c + d + e बराबर 0, ये आ जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो हमें x की जगह -1 रखना पड़ेगा। x की जगह -1 रखेंगे तो a माइनस का b प्लस का c, क्योंकि इवन पावर 1 हो जाएगा ना, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
और ये माइनस का डी प्लस ई बराबर 0। तो यहां से बेसिकली ए प्लस सी प्लस ई बराबर बी और डी ऊपर उधर पहुंच जाएगा, बी प्लस डी ई आ जाएगा। तो ए प्लस सी प्लस ई बराबर बी प्लस डी, ये वाला आ जाएगा यहां से। ये कौन सा ऑप्शन है? ये तो होना ही चाहिए भाई, ये रहा, देखो डी वाला ऑप्शन है, ए प्लस सी बराबर बी प्लस डी। तो यहां पे दोनों ही बातें सत्य हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा सवाल था ये भी, हटाओ। अब आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 30। इस डाटा का बहुलक बताओ। बहुलक देखो, हर मॉक टेस्ट में मैं अलग करवा देता हूं मेरे भाई, इसलिए तो कहते हैं दी बेस्ट एग्जाम पेपर। पहले मॉक टेस्ट में मैंने माध्यिका का सवाल डाला, दूसरे में मीडियन का निकालने का सवाल डाल दिया, इसमें बहुलक निकालने का, मोड निकालने का सवाल डाल दिया। यहां बोला है एज 10 से, यहां नंबर ऑफ पेशेंट 10 से 20 साल की एज वाले 16 पेशेंट है, 20 से 30 साल की एज के 21 पेशेंट है, 30 से 40 की एज के 14 पेशेंट है। बहुलक का मतलब होता है किसी डाटा में जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है। आपने कुछ आंकड़े लिख दिए, जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होगा वो मोड या बहुलक कहलाता है मेरे भाई। समझ में आया? अब यहां पे आपको क्लास दे रखी है और ये आपको रोगियों की संख्या या फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पर कौन से रोगी हैं? ये किस एज ग्रुप के रोगी सबसे ज्यादा हैं? ये 37, ये वाले, यानी कि 50 से 60 की एज ग्रुप के रोगी सबसे ज्यादा हैं। 50 से 60 की एज ग्रुप के मरीज सबसे ज्यादा हैं, तो गारंटी है कि आंसर 50-60 के बीच में ही आएगा। 50-60 के बीच में ही आपका बहुलक भी होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन है। तो इस सवाल को करने की जरूरत ही नहीं थी कि 50 से 60 की उम्र के मरीज ही यहां पे सबसे ज्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 37 है, ठीक है। तो बहुलक इन्हीं के बीच में आएगा, एक ही ऑप्शन है। हां, अगर आपको सॉल्व करना है मेरे भाई, मोड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है फिर मोड निकालने का, याद है आपको फॉर्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला है मोड निकालने का, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या बवाल है, हम बताते हैं ना। F1 मतलब मेरे प्यारे भाई जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ये है मेरे भाई मोड क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ये है मोड क्लास। इसकी जो लोअर लिमिट है 50 ही आपका L का मान है 50, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी F0, इससे जस्ट अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी F2, बस हो गया। H यानी कि क्लास इंटरवल 10 20 20 30 30 40 10 10 का गैप है, यानी कि 10, ये 10 आगे, यहां वैल्यू रख दो। तो L का मान 50 आएगा प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 37 में से 34 घटाऊंगा 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 यानी कि 37 दूनी 74 माइनस F0 माइनस F2। तो 74 में से कितना घटाएंगे मेरे प्यार भी? 8, 68 घटाएंगे ना, 74 में से ये 66 आप घटा दोगे तो 8 आ जाएगा नीचे, ठीक है जी, इंटू H आपका 10। तो 50 प्लस आएगा 30/8, 30/8 का मतलब 15/4, 15/4 का मतलब 4 तिया 12, 3:3/4 यानी कि 3.75। तो 50 और 3 53.75 आ जाएगा। ये सॉल्व करके आ गया। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना मोड के सवाल तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑप्शन से रेंज पता लग जाते अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, ठीक है। चल, इसी के साथ आज का ये शानदार लाजवाब मॉक टेस्ट एग्जाम पेपर एनटीपीसी 12th वालों का खत्म होता है। आपको कैसा लगा मेरे भाई? सवाल कैसे लगे, उनका सॉल्यूशन कैसा था? आपने खुद से कितने सवाल ठीक कर लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं अभी एक दिन गैप करके मॉक टेस्ट डाल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है ना, कि बच्चे उतने सीरियस है नहीं, बच्चों को पढ़ने में ना कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है। कोई कंट्रोवर्सी वाली वीडियो बनाओ, आंदोलन करेंगे इसकी वीडियो बनाओ, 5 लाख 6-10 मिलियन में व्यूज। पढ़ाने की वीडियो बनाओ कि भाई 1 महीने बाद पेपर है बाबूजी, देख मैं तेरे को सवाल करा रहा हूं, इसमें से 2-3 सवाल फंस जाएंगे, वो किसी को नहीं सुनना। आंदोलन करना है, ठीक है भाई, कंट्रोवर्सी करनी है, वो वाली वीडियो देखनी है।
पर वो तो कचरा है ना बेटा, वो तो ऐसे ही भटक रहा है, वो तो बेकार का बालक है। जो सीरियस बच्चा है मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूं, वो हमारी वीडियोस को लगातार देखता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई, जो सवाल आपने कितने सवाल ठीक है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी तरह का मैं लेवल मेंटेन करूंगा। 5 मॉक टेस्ट मैंने बोले थे, 3 हो गए, 2 और करा दूंगा मेरे प्यारे भाई। धन्यवाद। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से लगे हुए हैं, पढ़ो ना पढ़ो ये आपकी जिम्मेदारी है।